Hello friends, this is Suresh Kumar Devangan. I welcome you once again to this channel. Today we are going ahead with part 1, CCS CCA rules and conduct rules. Today we are going to discuss from question number 21 to 45. So without wasting time, we'll begin with the thing that we are here for. Friends, before going with question number 21, I would like to show you something. Some of the senior principals, when I consulted them, they suggested me that in such videos, first we should deal with the rules, then we should come to the question. So here I have something for you. Let us see today the question that we are going to do, 30 questions we will be doing today. And basically we are going to deal with the penalties. So friends, let me tell you what penalties are or how can we define them. So rule number 11 talks about penalties. Remember it. Rule number 11 talks about penalties. Rule number 12 is disciplinary authorities. Rule number 12 talks about the disciplinary authorities. Rule number 13 talks about authority to institute proceeding. And basically we have to think about rule number 14 and 16. Rule number 14 is measure penalties, means procedure for measure. All the penalties come under rule number 11, whether minor और मेजर. ध्यान रखेंगे उनकी जो प्रोसीडिंग होती है, मेजर पेनाल्टी की जो प्रोसीडिंग होती है वो रूल नंबर 14 में आती है और माइनर पेनाल्टीज की जो प्रोसीडिंग होती है वो रूल नंबर 16 में आती है. तो रूल नंबर 15 क्या होता है? एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट. जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है उस पर एक्शन लिया जाता है, वो रूल नंबर 15 में है. सारी पेनाल्टीज रूल नंबर 11 के तहत है. अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि माइनर पेनाल्टीज क्या क्या होती है और मेजर पेनाल्टीज क्या क्या होती है. पहले बात करते हैं माइनर पेनाल्टीज की. यदि सेंसर इशू किया जाता है, सेंसर एक वार्निंग कह सकते हैं, रिटर्न वार्निंग कह सकते हैं, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये माइनर पेनाल्टी है. रिकवरी फ्रॉम हिज पे, होल आर पार्ट, जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि इस ऑफिशियल की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की यदि भरपाई करवाई जाती है, रिकवरी ली जाती है उससे, पूरे हिस्से की या आधे हिस्से की, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइनर पेनाल्टी. ये बहुत ध्यान से समझेंगे. रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट cumulative effect and not adversely affecting his pension और पेंशन. यदि उनके पेंशन को वो अफेक्ट नहीं करता है, 3 साल के लिए उनकी इंक्रीमेंट को रोका जाता है, या 3 साल के लिए उन्हें किसी लोअर पोस्ट पे डिमोट किया जाता है, इट इज ऑल्सो अंडर माइनर पेनल्टीज. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम माइनर पेनल्टी के अंतर्गत काउंट करेंगे. विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, यदि आपका इंक्रीमेंट रोका जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो भी माइनर पेनल्टी कहलाएगा. यदि ये सब माइनर पेनल्टी है तो फिर मेजर पेनल्टीज क्या है? कंपल्सरी रिटायरमेंट, दिस इज द फर्स्ट मेजर पेनल्टी यू कैन से. यदि आपको कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर पेनल्टी. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ध्यान रखेंगे डिसमिसल और टर्मिनेशन दोनों में डिफरेंस होता है. अब ये वही बात है, लेकिन ये यहाँ पे बड़े रूप में आई है, ध्यान से देखिए. रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ पे और ग्रेड और पोस्ट और सर्विस for a period specified in the order of penalty which shall be a bar to promotion, तब ये मेजर पेनाल्टी कहलाएगा. और यदि इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो ये आप देख सकते हैं, एक पेज मैंने आपके सामने रखा है. इट विल मेक क्लियर एवरीथिंग. हालांकि ये सारे रूल्स में नहीं पढ़ने वाला हूं. दिस पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू इन द लिंक. व्हाट इज पेनाल्टी एंड देन माइनर पेनाल्टी. हालांकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे. ये माइनर पेनाल्टी कौन कौन से हैं देख लीजिए आप जरा एक बार फिर से. मैं आपके साथ में चर्चा कर लेते हैं इसे कि व्हाट आर द
माइनर पेनल्टीज, सेंसर अगर आपको मिलता है, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम हिज पे और होल पार्ट ऑफ एनी pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of order, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से यदि गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की जाती है, इट इज अ माइनर पेनल्टी। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज, एक स्टेज यदि आपको नीचे कर दिया जाता है, टीजीटी को पीजीटी बना, पीजीटी को टीजीटी बना दिया जाता है, टीजीटी को पीआरटी बना दिया जाता है या उसकी स्केल में रखा जाता है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, यदि आपके पेंशन को वो अफेक्ट नहीं करता है तो इसे हम माइनर पेनल्टी कहेंगे। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये माइनर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो इसे हम एक बार अच्छे से, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ सर्विस, डिसमिसल ऑफ सर्विस, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको आप चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं। दिस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द लिंक। जैसा कि मैंने बताया था, रूल नंबर 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज का होता है लाइकवाइज, सो यू कैन गो अहेड। One more thing I want to bring to your notice that we are going to discuss today is a term known as dies non. डाइज नॉन क्या होता है, इससे भी 4-5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको डेफिनेशन से परिचित कराया जाए। व्हाट इज डाइज नॉन? कंट्रोलर ऑडिट जनरल have issued orders that the period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies non. यदि कोई ऐसी छुट्टी जिसे अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया है और आप छुट्टी पे रहते हैं without their prior permission and intimation, that can be kept as dies non. तो dies non होता क्या है ये आप समझ गए। इसका ये how it can adversely affect our job, इसको देखते हैं। फॉर ऑल पर्पसेस, ये सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। विज मीन्स एग्जाम्पल, इंक्रीमेंट, लीव एंड पेंशन। सच अब्सेंस, ऐसे अब्सेंस जो होते हैं, एक बार इसको डाइस नॉन को बहुत अच्छे से यदि आप देखना चाहें तो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू हियर, यू कैन सी इट। ध्यान से देखेंगे। कम नीड टू जस्ट अ मिनट। With increment, leave and pension, such absence without leave when it stands singly and not in a continuation of any authorized leave of absence will constitute an interruption of service for the purpose of pension, and unless the pension sanctioning authority exercises its power under Article 421. So this is already given there where you can study it completely. जो मैं बताना चाह रहा था basically what dies noun is. Comptroller or the general have issued order that the period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies noun. इस पे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो जहां तक मैं समझता हूँ चीजें और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस rules of rule number 11, 12, 13, 14, 15 and 16 and major penalties and minor penalties. So let's begin with the questions. चूंकि हम चीजों को समझ चुके हैं, अब आप क्वेश्चन को स्वयं अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, when does the review of suspension not become necessary on completing 90 days of suspension? जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था, 90 डेज के बाद में उसे रिव्यू करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कब उसे रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, या अथॉरिटी कब उसे रिव्यू नहीं करे तो चलेगा? इफ द एम्प्लॉय इज अंडर डिटेंशन। डिटेंशन मतलब यदि वो जेल के अभिरक्षा में है, यदि उसे नजरबंद रखा गया है, उसे सजा दे दी गई है, फिर तो वो सस्पेंडेड ही माना जाएगा। 90 दिन बीत जाते हैं तो भी उसे रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल केस में 90 डेज में उसे रिव्यू किया ही जाएगा, अदरवाइज ही विल बी कंसिडर्ड एज revoked. Question number 22, from the following choose which comes under the minor penalty. अब आप चूज कर लीजिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया था माइनर पेनल्टी के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंपलसरी रिटायरमेंट किस में आएगा? मेजर पेनल्टी में डिसमिसल ऑफ सर्विस, मेजर पेनल्टी में टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, मेजर पेनल्टी में तो ये हो गया आपका माइनर पेनल्टी। रिडक्शन बाय वन स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, a government servant is appointed to a higher post on ad hoc basis against a short term vacancy
एक गवर्नमेंट सर्वेंट शॉर्ट टर्म वैकेंसी के अंतर्गत एडहॉक में अपॉइंट हुआ है. कैन ही बी अलाउड टू कंटिन्यू इन एडहॉक अपॉइंटमेंट व्हेन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम? इस दौरान यदि उसके साथ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है तो क्या उसे कंटिन्यू किया जाएगा? नहीं. ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसे वापस उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा. सेंसर मीन्स अभी अभी मैंने बताया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा. इट इज अ फॉर्मल पनिशमेंट. यस, इट इज अ माइनर penalty. Imposition of penalty. Yes, it is the imposition of penalty. A record of adverse entry in the confidential record. Confidential record means personal file. उस पर इसकी कॉपी दी जाती है. पर्सनल फाइल में उसे अटैच किया जाता है. इसीलिए हम कहेंगे आंसर इज ऑल द अबव. पीएफ पर्सनल फाइल, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड. सेंसर यदि दैट इज ओरली आपको कुछ कहा नहीं जाएगा, थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन राइटिंग, दैट इज सेंसर. So it is a formal punishment as well as it is imposition of penalty, and it is a record that is kept in the personal file. So our answer is all the above. Question number 25. From the following, name the major penalty under rule 11. मैंने आपको अभी अभी बताया सारी पेनाल्टीज रूल नंबर 11 के तहत दी जाती है. यदि वो मेजर है तो उसे हम रूल 14 के तहत उसकी प्रोसीडिंग होगी. अगर वो माइनर है तो रूल 16 के तहत उसकी प्रोसीडिंग होगी. तो आपको अभी इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा मेजर पेनाल्टी के तहत आता है. सारे ऑप्शंस में नहीं पढ़ रहा हूं, ये देख लीजिए. रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल, पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी. स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी. एक बार फिर से देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं इसे. यू कैन रीड इट. Reduction to a lower time of scale, pay, grade, post or service for a period specified in the order of penalty, which shall be a bar to his promotion. आगे जाके उसे दिक्कत देगी प्रमोशन में, तब उसे हम क्या मानेंगे? मेजर पेनाल्टी मानेंगे. फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस मेजर पेनाल्टी और माइनर पेनाल्टी पे लिए गए हैं आज. मैं फिर से आपको बता दूं, स्वामी हैंडबुक दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक, उसके जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस है. वी आर डिस्कसिंग दैट in a very good language. It is given and all the facts and figures are given here. If we prepare it, it will definitely help us to get through the examination, and I hope I am able to serve the purpose that I am here for. Question number 26 now. If a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what action should be taken against him in present employment? यदि किसी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में डेपुटेशन की बात हो रही है, तब ऐसे केसेस में उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस. दिस कैन बी डन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बाय द हायर अथॉरिटीज. रेंडर हिम, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस. आगे बढ़ते हैं. किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट अगेन, यू कैन रिवर्स इट, यू कैन, आई डोंट सजेस्ट यू टू फॉरवर्ड इट. एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा. व्हाट एक्शन शुड बी प्रपोज्ड इफ अ टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हैड फर्निश्ड false information or produced a false certificate in order to secure appointment? ऐसे केसेस में उसके साथ में क्या एक्शन लिया जाए? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं. शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली. ऐसे एम्प्लॉयज को तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा. दिस एक्शन शुड बी टेकन. Question number 28. A government servant was awarded a punishment of reduction to a lower stage for 2 years. ध्यान से सुनेंगे. 2 साल के लिए उसे लोअर स्टेज में डिमोट किया गया है. The reduction was from level 7 to level 5 in the pay matrix. The reduction in the stage was to operate for 3 years. 3 साल के लिए था. To postpone all further increment. कमेंट कीजिए. ऐसी एक सिचुएशन है. ऐसे सिचुएशन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. विच वन इज सुटेबल? तो मैं आपको बताना चाहूंगा. द एक्सटेंड ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर द रिडक्शन. द राइट आंसर हियर फॉर यू इज the extent of punishment cannot exceed the period specified for the reduction. क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ध्यान से,
a government servant was awarded a punishment of reduction to a lower post for 2 years. 2 साल के लिए उसे दिया गया है ऑर्डर में, और आप यहाँ पे उसे 3 साल ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंड ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड, 2 साल बोला गया है तो 2 साल से ज्यादा आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते. सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. The disciplinary authority had initiated departmental proceeding against a government servant, and after conclusion of disciplinary proceeding he decided not to award any penalty. सारी प्रोसीडिंग हो गई और पाया गया कि he is not guilty, and the disciplinary authority found that he is not guilty, so he has decided not to award any penalty. What is the minimum penalty that can be awarded to the government servant? तो ऐसे केस में मिनिमम से मिनिमम उसे क्या पेनाल्टी दी जा सकती है? ओरल वार्निंग नहीं दी जाएगी, रिटर्न वार्निंग ये कुछ नहीं होता है, दैट इज सेंसर. कम से कम जो पेनाल्टी है वो क्या है? सेंसर. क्लोजिंग ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ये तो होगा, बट दिस इज नॉट अ पेनाल्टी. ओके, सो ही विल बी गिवन सेंसर. इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग, यू कैन से. सेंसर इज अ वार्निंग. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30. Under which of the following circumstances the leave sanctioning authority cannot mark the day as dies non? देखिए, डाइस नॉन आपने पढ़ा है, मैंने अभी भी बताया था, एंड आई कैन गेट बैक टू डाइस नॉन. आप यदि पढ़ना चाहें डाइस नॉन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं. बहुत संक्षेप में मैं बता दूं व्हाट इज डाइस नॉन. The Comptroller Audit General have issued order that the period of absence not covered by the grant of leave shall have to be treated as dies non. यदि आपने लीव को सैंक्शन नहीं कराया है, that is dies non. यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, under which of the following circumstances the leave sanctioning authority cannot mark the day as dies non? When an official remains absent from the duty without prior permission, यदि प्रायर परमिशन के आप absent है तब तो डेफिनेटली वो मार्क कर ही सकता है आपको dies non. When an official comes late and works throughout the day during the office hour, definitely this is the आंसर. यदि आप लेट आते हैं और दिन भर आप काम करते हैं तो आपकी अथॉरिटी आपको डाइस नॉन में नहीं डाल सकते. और क्या सर्कमस्टांसेस है जब आपको डाइस नॉन में डाला जा सकता है? व्हेन ऑन ड्यूटी इन ऑफिस द ऑफिशियल लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रायर परमिशन. प्रायर परमिशन और इंटीमेशन इज नेसेसरी ऑफ द हायर अथॉरिटी. When an official remains in office but refuses to perform his duty assigned to him, ऐसे केस में भी आपको डाइज नॉन में डाला जा सकता है, बिकॉज यू आर रिफ्यूजिंग डायरेक्टली टू द अथॉरिटी टू वर्क, सो यू कैन बी प्लेस्ड अंडर डाइज नॉन फॉर दैट पर्टिकुलर डे. इन सब चीजों को ध्यान रखें और इम्प्लीमेंट भी करें. क्वेश्चन नंबर 31. A government servant was awarded with penalty of withholding of 1 increment by issuing the punishment order dated 1st November. 1 नवंबर को उसे ऑर्डर मिला कि, फिर से पढ़ लें, A government servant was awarded a penalty of withholding 1 increment. 1 increment उनका रोका जाना है by punishment order dated 1st November. Indicate the date from which the penalty takes effect from. तो भाई नेचुरली नवंबर में है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उनका इंक्रीमेंट लगने वाला है जुलाई में, तो जुलाई में ही वो विथ इफेक्ट माना जाएगा. तो व्हाट इज योर आंसर? 1 जुलाई. थोड़ा सा अब चेंजेस रहेगा, अब इंक्रीमेंट जनवरी में भी लगते हैं. तो अब इस प्रकार के एमबीबीएस क्वेश्चन नहीं आएंगे, और आते हैं तो उसमें ऑप्शन आपको उस तरीके से दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32. इज देयर एनी प्रोविजन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ 2 पेनाल्टीज एट ए टाइम फॉर एनी वन मिसकंडक्ट अंडर सीसीएस सीसीए रूल? डेफिनेटली है. एक ही व्हाट शुड आई से, एक मिसकंडक्ट के लिए 2 पेनल्टी दी जा सकती है कि नहीं? प्रश्न ऐसा हमसे पूछा जा रहा है, तो यस, दी जा सकती है. हमारे कुछ दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ऐसा नहीं है. इसको मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. जब हम कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, भाई एक क्राइम के लिए 2 बार मौत की सजा थोड़ी दी जाएगी, मारा तो उसे एक ही बार जाएगा, बट दैट पनिशमेंट इज डिफरेंट एंड दिस पनिशमेंट आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज नॉट डेथ सेंटेंसेस. सो 2 डिफरेंट पनिशमेंट कैन बी गिवन. सो रिमेंबर इट, रिमेंबर माई एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. डोंट कंपेयर विद दिस एग्जाम्पल. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज्ड अ पेनाल्टी विथ होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट. वर्ड पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट पे. अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज्ड अ पेनाल्टी
withholding of next increment for a period of 3 years on Mr. X. Void punishment order dated 1/6/2013. Specify the number of increment to be withheld. ध्यान रखेंगे 3 साल के लिए दिया गया है. अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए. 3 साल के लिए मतलब 2016 तक. अभी 2016 कैसे काउंट होगा? ये पूरा लास्ट तक काउंट होगा. 2016 खत्म होते तक काउंट होगा. तो उसके कितने इंक्रीमेंट आ जाएंगे? 2013 में ही इज द अनफॉर्चुनेट वन, क्योंकि मंथ ऑफ जून है. तो जुलाई 2013 में ही एक इंक्रीमेंट उसका चला जाएगा. जुलाई 14 में एक इंक्रीमेंट चला जाएगा. जुलाई 15 में एक इंक्रीमेंट जाएगा. जुलाई 16 में एक इंक्रीमेंट जाएगा. इस प्रकार से उसके 4 इंक्रीमेंट जाएंगे. हम नॉर्मली 3 ईयर्स है तो 3 इंक्रीमेंट काउंट कर लेते हैं और यहाँ पे गलत हो जाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं. इस चीज का ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. आई होप यू एग्री विथ मी. इफ यू डोंट एग्री, प्लीज यू कैन राइट मी in the comment box. You can personally I will be very pleased if you could write me personally, so that if at all I am doing if you don't agree with me, then we can discuss for the further benefitment of all our participants and aspirants. A government servant who faced a departmental proceeding was allowed to appear in departmental examination, ठीक है, and has passed the examination. Can he be promoted? तो क्या उसे प्रमोट किया जाएगा? डेफिनेटली किया जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं किया जाएगा. नहीं तो हम कहेंगे ही नहीं, है ना. यस, आफ्टर ही इज कंप्लीटली एक्सोनरेटेड. एक्सोनरेटेड हिंदी में हम उसे कहते हैं जिसे बाइज्जत बरी होने के बाद, मतलब उसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगी. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का रिजल्ट आएगा. यदि उस रिजल्ट में उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, एक्सोनरेट कर दिया जाता है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द प्रमोशन. क्वेश्चन नंबर 35. Whether the President of India is empowered to impose penalties on a government servant under Rule 11 of CCS Conduct Rule? Definitely. सारे पनिशमेंट प्रेसिडेंट नहीं देते, बट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट इट इज गिवन, बिकॉज अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो डन ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सो द आंसर इज यस, एनी ऑफ द पेनाल्टीज. ऐसा, अच्छा, यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है. अच्छा, राष्ट्रपति हैं, बड़े आदमी हैं, तो भाई केवल मेजर पेनाल्टीज देते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं. Yes, he can give any of the penalties. From the following, which are the powers that cannot be exercised by an officer who is appointed to perform the current duties of an appointment? ध्यान से सुनेंगे. From the following, which are the power that cannot be exercised by an officer who is appointed to perform the current duties of अपॉइंटमेंट? तो भाई उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. फाइनेंशियल पावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. टेक्निकल पावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. बट स्टैट्यूटरी पावर नहीं मिलेगा. कानूनी अधिकार, इसका हिंदी अर्थ होता है कानूनी अधिकार, उसे नहीं मिलेगा. या द रूल्स लेट डाउन बाय लॉज, या द पावर्स लेट डाउन बाय लॉज नॉट गिवन टू हिम. याद रखेंगे इस वर्ड को, याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. Under what circumstances can the competent authority not function as disciplinary? competent authority जो है वो disciplinary authority के तौर पर कब काम नहीं कर सकता? सिंपल सी बात है, जब उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा तब. तो ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ विटनेस इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज इन द केस. इफ ही हिमसेल्फ इज अ विटनेस इन सम केस, देन ही कैन नॉट एक्ट एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. क्वेश्चन नंबर 38. A penalty under Rule 11 can be imposed by, only by. अब पेनाल्टी अंडर रूल 11, सारी पेनाल्टीज रूल 11 के हैं, मैंने आपको बता दिया है. तो वो किसके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है? एंड द आंसर इज पनिशिंग अथॉरिटी, और वी कैन से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. केवल वही पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा सा है, मजा आएगा इसको करने में. मैच द फॉलोइंग फ्रॉम ए टू बी. ए से बी को हमको मैच करना है. डेलिक्वेंट ऑफिसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इंक्वायरी ऑफिसर और अपीलेंट अथॉरिटी. ऐसे केसेस में कई बार हमको ऐसा होता है कि 2 का तो मालूम है, 3 का तो मालूम है, 1 का नहीं मालूम है, तो भी वो बन जाता है. अब ये अपीलेंट अथॉरिटी कौन होता है? जो खुद अपील कर रहा है. एन अथॉरिटी कंसीडरिंग एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टी, जिसके पास हम अपील कर रहे हैं. तो 4th का तो 4 ही राइट है, तो इस ऑप्शन में दिख रहा है 4th का 4 राइट. तो यही आंसर हो सकता है. आगे और देख लेते हैं. इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है भाई?
देख लीजिए इंक्वायरी ऑफिसर कौन होते हैं. एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू होल्ड द इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. मतलब थर्ड का ये फर्स्ट आंसर होना चाहिए. ये भी मैच हो रहा है. ठीक है. उसके बाद में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होते हैं भाई? देख लीजिए आप, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी और पनिशिंग अथॉरिटी. तो ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ I think the time is there. The video length should not be much, should be not more than 25 minutes. So this is the last question of the day today. Question number 40. Can a disciplinary authority who is not competent to impose the penalty specified in Rule 11 institute disciplinary proceeding against any government servant? एक disciplinary authority, क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनल्टी, जो कि पेनल्टी इम्पोज करने के सक्षम नहीं है, इन रूल 11 में जो दिए गए हैं, तो ही कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी. क्या वो अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, दीज आर द 40 क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस. पार्ट 1 का वीडियो भी है, पार्ट 2 का वीडियो. इसी प्रकार से प्रतिदिन मैं 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, थोड़ी सी गति को बढ़ाएंगे तो 30 क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, I won't say you to like and subscribe and comment. No, these are not my purpose. My purpose is, I request you, यदि आप वास्तव में इसके पार्टिसिपेंट है, आप तैयार करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों से. दिस इज हाई टाइम माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आप घर में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कितना करते हैं ये मैं नहीं कहता, बट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स गिव टू दिस वीडियो. सिट विथ पेन एंड पेपर, राइट डाउन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, and definitely we can do it. We can and we will do it one day. Thank you. Have a nice day. Thank you for watching the video. See you in the next video.